इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा, रीवा में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम शिवराज ने बताया ऐतिहासिक। दतिया में मां पीताम्बरा प्रकटोत्सव की धूम, जय माई के नारों से गूंज रहा है शहर। रथ यात्रा के लिए जुटे हजारों श्रद्धालु। कूनो नेशनल पार्क में फिर एक चीते की मौत ने खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश का वन अमला क्या संभाल नहीं पा रहा अफ्रीकी चीते? सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच जंग जारी, अब तक 413 लोगों की मौत, कई भारतीयों को कराया गया रेस्क्यू। और भूकंप के जबरदस्त झटकों से दहला न्यूजीलैंड, रिक्टर स्केल पर 7.2 रही तीव्रता। मेघालय में भी लगे भूकंप के झटके। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। संजय राउत का एक बयान ने कई खलबली मचा दी है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो 15-20 दिन में गिर जाएगी। डेथ वारंट जारी हो चुका है, अब साइन कौन करता है, सिग्नेचर कौन करता है, बस ये देखना बाकी है। तो क्या वाकई में शिंदे सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कहा संजय राउत ने मराठी भाषा में, पहले हम वो आपको सुनाते हैं। की प्रत्येक जण आपापली गणितं मांडतायत, आम्ही निकालाची वाट पाहतोय। पण सध्या जे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे जे 40 लोकांचं राज्य आहे ते पुढल्या 15 ते 20 दिवसांमध्ये गडगडल्याशिवाय राहणार नाही। मी मागे एकदा सांगितलं होतं की फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत सरकार पडेल, पण न्यायालयाचा निकालच उशिरा लागतो आहे। पण हे सरकार टिकत नाही। या सरकारचा मृत्यूलेख लिहिला गेलेला आहे, डेथ वॉरंट निघालेले आहे सरकारचं। आता फक्त सही कधी आणि कोणी करायची हे ठरलंय। या सरकारचं डेथ वॉरंट निघालेलं आहे। फिनिश यहां पर बोल रहे हैं संजय राउत, और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि संजय राउत के इस फिनिश का मतलब क्या है। अगर आप संजय राउत के इस बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे तो आपको बता दें कि इससे पहले भी जब महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए थे तो संजय राउत ने ऐसा ही कुछ बयान दिया था, जिसके बाद जिसने सोचा नहीं था, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, जिसके मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे। अब पूरा का पूरा जो मामला है एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। संजय राउत जब जब बयान देते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होता है। संजय राउत का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला जल्द सुनवाई हो सकती है। जो मामला चल रहा है उसमें जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसला आएगा उसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार गिर जाएगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर इतनी बड़ी बात यहां पर जो सामने आ रही है, उसके बाद से लगातार बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि ये फर्जी ज्योतिष करार दिया है शिंदे ने, मतलब एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने संजय राउत को फर्जी ज्योतिष बोला है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं उसमें अजित पवार के बयान को भी आपको देखना होगा। अजित पवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो मुख्यमंत्री पद स्वीकारने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर यहां पर तमाम जो है कवायद शुरू हो गई है? क्या वाकई में महाराष्ट्र सरकार की जो गद्दी है वो कभी भी खिसक सकती है? कई सवाल हैं, हम सवालों पे चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे आखिर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का गणित क्या है, आखिर किस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है वो यहां पर चल रही है, हम वो बताने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल है यहां पर। तो पहला जो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जहां पे एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें शिवसेना का सिंबल भी उसमें शामिल है, उसको लेकर कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है जिस पर सबके निगाह है कि क्या शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे के सीएम के रूप में यथास्थिति क्या बहाल हो सकेगी। तो अगर ऐसा होता है तो हम आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के उस आदेश को रद्द करता है जिसमें उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था, तो यह शिंदे के लिए बड़ा झटका हो सकता है।
हो सकता है कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़े और राज्य में उद्धव ठाकरे के सीएम के रूप में यथास्थिति बहाल हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा उद्धव गुट को अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले से भी बहुत उम्मीद है। क्या था वो फैसला? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी इस केस का जिक्र हुआ था। दरअसल फरवरी 2016 में कालीखो पुल कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अरुणाचल के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन 4 महीने बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पद से हटना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट को इस फैसले पर भी एक उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और राज्य में मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी? तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अगर पूरे सियासी घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका को सही मानता है, अगर राज्यपाल की भूमिका सही मानता है, तो शिंदे के पक्ष में फैसला सुना सकता है। देखिए यहां पे शिंदे गुट के लिए एक अच्छी खबर है, यानी राज्य में अभी जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शिंदे गुट हो या उद्धव गुट हो, अपनी अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं। एक सवाल और आता है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को एक बड़ा झटका लगा था चुनाव आयोग की तरफ से, जब आयोग ने शिंदे गुट को ही असल शिवसेना मानते हुए धनुष बाण वाला चुनाव चिन्ह दे दिया था। आपको याद हो कि धनुष बाण वाला जो चुनाव चिन्ह था वो शिंदे गुट को दे दिया था, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया था। अब इस फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने सभी पक्षों से उनका जवाब मांगा था। तो अभी तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। अब एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या शिंदे गुट के विधायक अयोग्यता का सामना करेंगे? क्या शिंदे गुट के विधायक अयोग्यता का सामना करेंगे? क्या उनकी कहा जाता है साहब ये अयोग्य हैं, जिसकी लगातार शिवसेना उद्धव गुट मांग कर रहा है? तो शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। यानी देखिए लगातार संजय राउत जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कह रहे हैं, कितनी निगाहें टिकी हुई है, कितने सवालों के जवाब यहां पे मिल रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि महाराष्ट्र में क्या दोबारा चुनाव हो सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर अगर आदेश देता है कि देखिए दोबारा चुनाव कराए जाए, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पे हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी से हम और इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, जिस तरह से संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार, शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, हमने कई पहलुओं पे यहाँ पर कोशिश की है समझने की, क्या वाकई में महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होने वाला है? आशुतोष जी, ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला भी सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने ठीक ढंग से भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई गाइडलाइन या निर्देश नहीं दिया था। ऐसे में यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार में किसी तरह का कोई बदलाव आएगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। शिंदे बने रह सकते हैं, और जिस तरह की परिपाटी हमारे लोकतंत्र में और संवैधानिक चीजों में बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर वो अपील करते हैं, सारी चीजें हैं। और एक बार शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि असली शिवसेना शिंदे ग्रुप की है। इसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी है सुप्रीम कोर्ट के भी अपने देश में या फटकार में या अपनी कार्रवाई में, कि एक तरफ तो वो ये मानता है कि शिंदे गुट जो है वही असली शिवसेना है, ये चुनाव आयोग भी मानता है और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। ऐसे में शिंदे गुट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था राज्यपाल की भूमिका को लेके, वो एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि राज्यपाल किस तरह का काम कर रहे हैं और उससे क्या मुश्किलें हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसी तरह का कोई फैसला शिंदे सरकार पे आएगा या उन पे कोई खतरा अभी दिखाई देता है। पंकज जी, आप उन बयानों को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से एनसीपी के अजीत पवार ने अपने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं जाहिर की, अपनी इच्छा जाहिर करी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा। मैं दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान भी आता है कि अगर पार्टी तोड़ने की किसी ने भी कोशिश की तो कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, शरद पवार, अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके रवैये को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बड़ी पुरानी बात राजनीति में कही जाती है कि शरद पवार की राजनीति को समझना नामुमकिन है। खुद बाल ठाकरे कई मंच पर कह चुके थे, उद्धव ठाकरे से भी और दूसरे लोगों से भी, कि देश में किसी भी राजनेता से निपटा जा सकता है, लेकिन शरद पवार की रणनीति को समझना नामुमकिन है। हम पहले भी देख चुके हैं कि अजीत पवार एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ शपथ ले चुके हैं और 24 घंटे बाद वो वहां से वापस लौटते हैं उप मुख्यमंत्री पद से और फिर आ जाते हैं।
तो ऐसा संभव नहीं था तब भी कि शरद पवार की जानकारी में ये सब घटनाक्रम नहीं रहा होगा। और आज भी अजीत पवार यदि ऐसा करते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का टूटना एक तो बड़ा मुश्किल है, और अगर किसी तरह से वे भाजपा के साथ जोड़ तोड़ करते हैं तो वो इस मौके को इस रूप में देखते हैं कि चलिए कोई ABCD कोई प्लान होगा तो हम उसमें जुड़े रहेंगे, और किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखना भी चाहते हैं और नहीं भी। इस परंपरा में वो अजीत पवार को आगे कर देते हैं, शरद पवार खुद मोदी जी से मिलते हैं और ऐसा माहौल बनता है। आप पुराना घटनाक्रम भी याद करिए, तो जब अजीत पवार ने शपथ ली थी उसके पहले और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई शरद पवार जी की, मीडिया में ये भी आया कि शरद पवार राष्ट्रपति बनने वाले हैं और इधर भाजपा को समर्थन देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो यहाँ भी इसमें अभी अजीत पवार क्या कह रहे हैं, शरद पवार क्या कह रहे हैं और भाजपा उसको किस रूप में ले रही है, इसमें किसी भी तरह का निर्णय नहीं समझा जा सकता। पंकज जी, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या अगर फिर भी अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे सरकार पर अगर मान लीजिए संकट आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का भी कोई गठबंधन हो सकता है सरकार बचाने को लेकर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से परिवेश है, तत्काल चुनाव की स्थितियां बनती भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी इस समय नए चुनाव में जाने की कोशिश नहीं करेगी। तो ऐसे में वो एनसीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन इसमें एक संभावना ये जो मैं देखता हूं अपने अनुभव से कि उसमें ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी मिलकर सरकार बनाने के बजाय एनसीपी सरकार बनाने की दावेदारी करे और भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से सपोर्ट करे, क्योंकि ये मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत संभव नहीं है कि ये दोनों दल मिलकर सरकार चलाए या लंबी सरकार चलाए। कुछ दिनों के टाइमलाइन लेने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसा अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, तो वो सीएम बनेंगे भाजपा के समर्थन से। भाजपा के साथ दोनों का गठबंधन होकर सरकार बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे आने वाले चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। शरद पवार के साथ गठबंधन की सरकार बनाने से भाजपा को भी अपने वोट बैंक का नुकसान हो सकता है, और भाजपा बार बार इस तरह से अगर सरकारें बनाएगी तो उनकी भी छवि खराब होती है। तो ऐसे में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर कुछ दिनों के लिए सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, ये कहकर कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में खर्चा बचाने के लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, या बाहर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन कर दे। लेकिन दोनों का साथ में सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन है। हालांकि हो सकता है, लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती है। बहुत ही क्विक में आप जानना चाहूंगा ब्रीफली सर कि इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें तो किससे सियासी नफा हो रहा है और किससे सियासी नुकसान होता दिखाई दे रहा है? देखिए, सारे घटनाक्रम से फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाई देगा आज या आने वाले आगे वाले समय में, क्योंकि लोग ये जान चुके होते हैं कि किसी को भी चुन लीजिए, वो सरकार लंबे समय तक नहीं चला पाता है। भारतीय जनता पार्टी ही लंबे समय तक सरकार चला पाती है। देखिए, अब शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बाद भी सरकार बहुत दिन नहीं चल पाई। ऐसा ही आप देखते हैं मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ के साथ सरकार होती है, लेकिन वो भाजपा ही सरकार चला पाई, वहां भी विरोध था। तो ऐसे में बहुत हद तक फिर भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों के उपचुनाव में भी जीत के मध्य प्रदेश में आ जाती है। तो आने वाले समय में इससे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाई देता है, चाहे ये घटनाक्रम किसी भी तरफ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पे सरकार अगले चुनाव में बनाने की स्थितियां पैदा कर सकती हैं इस परिवेश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकादी जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक पहलुओं पर अपने विचार रखने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि पॉलिटिकल पंडित का कहना है कि शिंदे सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां तक संजय राउत के बयानों को देखें तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगले 15-20 दिनों में शिंदे सरकार गिर जाएगी। और वो जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं उसमें उनको लगता है कि वापस से उद्धव गुट जो है ताकतवर हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है अयोग्यता का, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का, वो भी उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था धनुष और बाण, वो शिंदे की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, हालांकि अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो ये तमाम ऐसा घटनाक्रम है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसले की उम्मीद यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट लगा रहा है। और साथ ही साथ एनसीपी भी यहाँ पर
काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी हुई है और जिस तरह से अजीत पवार के बयान आ रहे हैं उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की। दतिया में मां पीताम्बरा का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है और इसे लेकर काफ़ी तैयारी भी वहां पर देखने को मिली थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार आम लोगों और श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचे हुए हैं और इस समय पूरी दतिया नगरी को सजाया गया। आज आपको बता दें कि दतिया का गौरव दिवस भी मनाया जाता है, तो कहा जा सकता है कि दतिया के गौरव दिवस और मां पीताम्बरा का प्रकटोत्सव को लेकर पूरी की पूरी दतिया नगरी को सजाया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर वनखंडेश्वर महादेव की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हैं। हम आपको बता दें कि दतिया में प्रकटोत्सव को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी। तैयारियों को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री लगातार खुद कमान संभाले हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर साफ तौर पर दतिया में जो प्रकटोत्सव की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। मां पीताम्बरा पीठ में यहाँ पर आपको बता दें कि न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर माँ के भक्तों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक कहा जा सकता है कि बड़ा एक धार्मिक आयोजन दतिया में मनाया जा रहा है और माँ पीताम्बरा का जो दतिया का जो आयोजन है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, पहुँच रहे हैं। माई का प्राकट्य का दिन आज, दतिया का दिन आज, दतिया दिवस का दिन। आज माई हमारी पीताम्बरा माई जनता को दर्शन देने के लिए, जनता के हाल जानने स्वयं नगर में निकलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा जी राजे जी, उनके रथ को रस्से को खींच करके प्रारंभ करेंगे। अलौकिक दिन है, अद्भुत दिन है, अनुभूति का दिन है। आज सारा दतिया का वातावरण पिछले कई दिनों से भक्तिमय बना हुआ है। दिवाली देश के अंदर साल में एक दिन आती है, दतिया में 2 दिन की दिवाली होती है। कल दतिया के हर घर के आगे दीपक रखा था, 31,000 दीपक तो अकेले माई पर ही रखे। ऐसी जगमग जगमग भौतिकता, अलौकिकता इस दतिया के अंदर बिखरी हुई है। आत्मा भाव विभोर है, पुलकित है, प्राण पुलकित हो रहे हैं। सभी से आग्रह है कि इस धार्मिक कार्य में इच्छा पूर्ति रथ को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना को पूर्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर मुस्कान है और सभी से वो रथ यात्रा में शामिल होने की यहाँ पर अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ दतिया से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, किस तरह का माहौल इस समय आप दतिया में देख रहे हैं? दतिया में लगातार श्रद्धालुओं की आवक बनी हुई है और आज मां पीताम्बरा देवी का प्राकट उत्सव है और उत्सव में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संरक्षक हैं। साथ ही आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को 5 बजे पहुंचेंगे और आयोजन में शामिल होंगे। आपको बता दें आज मां पीताम्बरा देवी का इच्छा पूर्ति रथ निकलेगा। मान्यता है जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और शाम को कन्हैया मित्तल की भजन संध्या है। यहाँ के दतिया में देश विदेश के लोग आ चुके हैं। सभी होटल्स फ्री हैं, वाटिकाएं फ्री हैं और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध है। जी मनोज जी, रथ यात्रा का समय क्या है? कितने बजे रथ यात्रा शुरू होगी? रथ यात्रा पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बजे पहुंचेंगे। उसके बाद मंचासीन भाषण जो आयोजन होता है लगभग 15 से 20 मिनट का आयोजन है। उसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होगी और पूरी लगभग 3 किलोमीटर की रथ यात्रा है पूरे शहर की। उसके बाद रथ स्टेडियम ग्राउंड में पहुंचेगा जहाँ कन्हैया मित्तल की भजन संध्या है। जी,
थोड़ा रथ यात्रा के विषय में और समझना चाहेंगे कि मंदिर प्रांगण से शुरू होके जो है रथ जो है जाएगा, आपने बताया कि स्टेडियम ग्राउंड तक जाएगा, तो इस 3 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो कवर किए गए हैं? ये दतिया के पूरे क्षेत्र है, पूरे दतिया में होती हुई घूमती है, जो मुख्य मार्ग है वहां से गुजरती है। इसका शुभारंभ माँ पीताम्बरा देवी जो गर्भगृह है वहां से शुरू होगा। वहाँ एक जो रस्सी मंगाई गई है गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना उसकी होगी और विधि विधान से वहाँ के जो पंडित पुजारी है उनका माई का रथ रखता है और माई का आह्वान करते हुए रथ तक ले आएंगे। उसके बाद वो रथ यात्रा शुरू होगी। जी मनोज जी, अगर साज सज्जा की बात की जाए तो किस तरह की साज सज्जा पूरे दतिया नगरी में की गई है? पूरा क्षेत्र दीपावली की तरह सजा हुआ है दतिया। कल दीपोत्सव कार्यक्रम था जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दीपदान किया था, मंदिर पर दीप प्रज्वलित किया था। वहीं पूरे शहर में घर घर दीपक जलाए गए थे। जितने भी प्राचीन मंदिर है वहाँ भी क्षेत्रवासियों ने दीपदान कार्यक्रम किया था, यानी कि पूरा शहर दीपावली की तरह जगमग था और लोग काफी प्रसन्नचित्त हैं और माई से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। जी। और अगर कहा जाए कि इस बार का जो दतिया महोत्सव है किन मायनों में अलग है, कितना इस बार उत्साह है, इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कितना इजाफा हुआ है? देखो, माई के प्रति आस्था पूरे देशवासियों की है और यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र की माई के प्रति आस्था है, तो पूरे देश से लोग यहाँ आए हुए हैं। दतिया में तो है ही, लेकिन बाहर के जो श्रद्धालु हैं वो काफी तादाद में है। यहाँ के होटल वाटिकाएं जितनी है सभी फुल हैं श्रद्धालुओं से, कहीं भी कोई पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसी से लगा जा सकता है कि लोगों में कितनी आस्था है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप लगातार तस्वीरें और वीडियोस हम तक पहुंचाते रहिएगा। ताज़ा अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। आपको बता दें कि शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दतिया पहुंच रहे हैं और वो रथ यात्रा में शामिल होंगे। सीधा प्रसारण आप पब्लिक फर्स्ट पर देखते रहेंगे। तो पब्लिक फर्स्ट में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।